मैं हाईवे पर बहुत तेजी से दौड़ रही थी। चारों ओर घना जंगल था, अंधेरा होने को था। मेरी सांसें उखड़ रही थी। मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दिल में बेहद डर था और घबराहट से मेरी जान निकली जा रही थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। आंखों में बेलगाम आंसू बह रहे थे। किसी चमत्कार की दुआ कर रही थी। पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। जोर जोर से मुझे पुकार रहा था, रुक जाओ लड़की, अगर पकड़ लिया तो तुम्हारा वह हाल करूंगा, सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ मैं रुक जाऊंगी तो यह लोग मेरी आबरू लूट लेंगे। कोई आम लोग नहीं, मेरे पीछे डाकू पड़े थे। अपनी मम्मी पापा के बारे में सोच सोच कर मेरा हाल बेहाल हो रहा था। क्या इस हादसे से वह लोग जिंदा निकल पाएंगे? कभी सोचा नहीं था कि इतनी खुशी खुशी जो सफर हमने शुरू किया था इस खौफनाक मोड़ पर आ जाएगा। हमारी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। कार से हम शादी में जा रहे थे। मेरे पापा ने खूबसूरत से लहंगा चोली मुझे खरीद कर दिया था। गुलाबी रंग की थी, उसमें पत्थर जड़े हुए थे। एक गुलाबी कलर का नेकलेस गले में डाल रखा था और हल्का सा मेकअप किया था। अपने लंबे बाल को मैंने खुला छोड़ दिया था। जब शीशे में खुद को देखी, चमकता दूधिया रंग, मैं किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। मन ही मन इठला रही थी कि मेरे भैया कमरे में आ गए। मुझे देखकर कहा, अब तुझ पर नजर रखनी होगी। क्यों भैया? मैं पूछी। शादी में किसी जवान लड़के की नजर तुझ पर न पड़ जाए, उसने कहा, जिससे मैं शर्मा गई। उसके सीने में हल्का सा मारी। भैया आप भी ना। अभी अभी मैं जवानी की दहलीज में कदम रखा ही था। मन में नई उमंग ने जन्म लिया था। बस हमें इस जंगल को पार करके और कुछ किलोमीटर जाना था। हमें अपनी मंजिल मिलने वाली थी। गाड़ी में रोमांटिक गाना बज रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मैं अपने मोबाइल फोन में अपनी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया में डाल दिया था। जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मोबाइल लिए मैं परेशान हो रही थी। भैया ने कहा, अरे बाहर की खूबसूरती देख, जिससे मेरे मम्मी पापा भी हंसने लगे। आजकल की लड़की भी हमेशा सोशल मीडिया में लगी रहती है। कुछ करने को नहीं था। फोन मैंने अपने पर्स में रख लिया और इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, पर जंगल डरावना है। मैं सोचने लगी, यहाँ पर रात गुजारना कैसा रहेगा। सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। समय का रुख ऐसा पलटा कि अब मैं दौड़ रही थी। अगर मैं धीमी हो गई तो वह मुझे पकड़ लेगा। उसकी भारी कदम मुझे सुनाई दे रहे थे। दौड़ने की तो मुझे पहले से ही आदत थी। स्कूल में रनिंग टीम में थी और मैं 16 साल में एकदम छरहरा शरीर था। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपनी जान, अपनी इज्जत बचा सकूं। पर यह सोचकर मुझे डर लग रहा था, मेरे परिवार का क्या होगा, जिन्होंने अपनी परवाह न करके मुझे भागने को कहा था। हाईवे में एक पेड़ पड़ी हुई थी। हमारी गाड़ी को रोकना पड़ा। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, वे डाकू हमें घेर लिए। मेरा बड़ा भाई और मेरे पापा ने उन्हें संभाला था और मुझसे कहा था कि तुम भागो। जब उन्हें समझ आया कि वह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। करीब 20 मिनट हो गए थे। मैं दौड़ रही थी। पीछे से आवाज आना भी बंद हो गया। हिम्मत करके मैं घूम कर देखी तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर भी मैंने अपनी गति को कम नहीं की। मुझे यह खतरनाक जंगल पार करना था, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे पूरा अंधेरा छा गया। आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रही थी और बस वही रोशनी मुझे नजर आ रही थी। जंगल की खतरनाक आवाज मेरे दिल को डरा रही थी। अचानक से मुझे सामने एक कार आती हुई नजर आई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, कार ठीक मेरे सामने आकर ब्रेक लगाई। अब मैं बड़ी बड़ी आंखें करके अपनी जगह पर खड़ी खड़ी उस कार को देखने लगी। कार का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़का उससे बाहर आया। मैं बेहद घबरा गई। अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई थी। वह मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। वह बिल्कुल हैरत भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। कौन हो? इस जंगल में क्यों भाग रही हो? वह पहले शब्द थे उसके मुंह से निकला, पर मेरी हालत तब इतनी बुरी थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे। प्यास से मेरा गला सूख रहा था। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाती, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं गिरने लगी थी। अचानक एक हाथ मैंने अपनी कमर में महसूस किया, जिसने मुझे पकड़कर अपने सीने के करीब किया था। मुझे महसूस हुआ उसने मुझे अपने बाहों में उठा लिया, कार के अंदर ले जाने लगा। मेरी हालत इतनी बुरी थी, मैं विरोध भी नहीं कर पाई। उसकी गाड़ी की पिछली सीट में मुझे बैठा दिया। पानी की बोतल मेरे हाथ में दी, इसे पी लो। मैंने पानी जल्दी से पी लिया। तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा और मैं फिर उसे सब कुछ बता दिया। हालांकि अचानक से मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। शायद भागने की वजह से, कुछ समझ नहीं आ रहा था इतनी कमजोरी क्यों लग रही है। शायद गर्मी की वजह से शरीर का सारा पानी बह गया हो। मैं बेतहाशा रोने लगी जब ख्याल आया मेरी मम्मी पापा किसी खतरे में हैं। उसने मुझे भरोसा दिलाया और कहा, चल कर देखेगा कि मेरे मम्मी पापा का क्या हाल है। उधर मत जाओ, मैंने कहा, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा भाई भी तुम्हारी ही उम्र
रखा है, कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या करोगे? मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मैं अपनी आबरू बचाऊं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम कार को घुमा लो, मैंने कहा। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस का फोन डायल किया, उस जगह का लोकेशन बताया और उसके बाद सांस छोड़ते हुए वह कार के अंदर बैठ गया। उसने कार को वापस मोड़ लिया, जिस दिशा में मैं भाग रही थी उसी दिशा में वह चलाने लगा। मैं जानती हूँ अब मेरे मम्मी पापा शायद जिंदा नहीं होंगे, जिस तरह से वह लोग उसे मार रहे थे मुझे नहीं लगता उन्हें जिंदा छोड़ेंगे। वह चाहते थे मैं भाग जाऊं, शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। यह सोच सोचकर मैं गाड़ी में बैठे बैठे रो रही थी और वह अनजाना शख्स मेरी ओर बार बार देख रहा था। मैं पुलिस को खबर दे दी है, देखना सब ठीक रहेगा। कितने लोग थे वहाँ पर? 10-12 लोग होंगे, मैं याद करते हुए जवाब दी। वैसे एक पल को उसकी आंखों में मुझे एक डर सा नजर आया। जानती हूँ वह क्या सोच रहा है और मुझे नहीं पता मैं बाकी की जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि कार में कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। मुझे महसूस हुआ मैं किसी सख्त चीज पर लेटी हूँ। यह पक्का मेरा बिस्तर होगा, पर मेरा बिस्तर इतना मुलायम है। हल्की सी अपनी आंख खोली और बैठ गई। मेरे सर में बेहद दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई मेरे सर पर हथौड़ा मारा हो। यह सब क्या है? चारों ओर देखी तो खुद को एक अनजाने कमरे में पाया। मैं याद करने की कोशिश करने लगी कि कल रात क्या हुआ था, मैं कहाँ पर हूँ। अचानक से मैं पैनिक करने लगी जब मुझे एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। कैसे वह डाकू मेरे परिवार को घेर लिया था, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, वो कैसे होंगे। फिर याद आया मैं भाग रही थी और वह डाकू मेरा पीछा कर रहा था इससे पहले कि मेरे सामने एक कार रुकती और उस आदमी ने मुझे पानी पिलाया और सब अंधेरा। कुछ भी याद नहीं मैं यहाँ कैसे आई। जब मैं खुद को देखा तो वह लहंगा चोली जो रात में पहनकर भाग रही थी उसमें नहीं थी, बल्कि एक सफेद शर्ट पहनकर थी। मैंने वह चद्दर अपने शरीर से अलग किया और देखा कि मैं कोई पैंट नहीं पहनी हूँ, बस अंडरगारमेंट में हूँ। क्या अब मैं कुमारी नहीं रही? चारों ओर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैं अपनी आंखें इधर उधर करने लगी। एक बहुत ही पुराना सा घर था, एक गंदे से बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे उल्टी आने लगी। दौड़कर मैं बाथरूम में गई, मेरे पेट के अंदर था सब निकाल दिया, पानी ही बाहर आ रहा था। जाने कितनी देर में खाना नहीं खाई थी, मुझे याद नहीं। कमरे में आकर देखी वहाँ कुछ भी नहीं था। बाथरूम का ही पानी पीना पड़ा क्योंकि मेरा गला सूख रहा था, कमजोर महसूस कर रही थी। फिर से बाहर आ गई लड़खड़ाते हुए। मैं किसी तरीके से दरवाजे के पास पहुंची। जब उसे खोलने गई दरवाजा बंद था, किसी ने बाहर से लॉक लगा रखा था। मेरे कमरे के अंदर एक भी खिड़की नहीं थी। मैं कहाँ हूँ? आज कौन सा दिन है या रात है? कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बाथरूम में एक छोटी सी ऊपर में खिड़की नजर आई थी तो झांक कर देखने की कोशिश की। ऐसा लगा मैं किसी जंगल के बीचों बीच हूँ। आसपास पेड़ नजर आ रहे थे और दिन की रोशनी। मैं बैठी थी तभी दरवाजे पर आवाज हुई और उस ओर दौड़ने लगी। इससे पहले कि मैं निकलकर वहां से भागती, एक मजबूत सीने से टकराई। आंखें उठाकर देखी तो वह मेरे सामने निक्कर पहनकर खड़ा था। गुनाहों का देवता अपने शर्ट को हाथ में पकड़ा हुआ था, टॉवल से खुद को पोंछ रहा था, पसीने से भींगा हुआ था जैसे कहीं से दौड़ कर आया हो। उसके पसीने की महक और कोलोन की खुशबू से मिलकर मेरे इंद्रियों को प्रभावित कर रही थी। सांवला जिस्म, लंबे बाल, हल्की दाढ़ी मूंछ, सिक्स पैक देखकर ही लग रहा था काफी एक्सरसाइज करता है। धीरे धीरे मुझे वो करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं उसके चेहरे को देखी और उसकी गहरी नीली आंखें मुझे देखने लगी। गुड मॉर्निंग जाने मन, उसने कहा जब वहीं पर खड़ा मेरी खूबसूरती को चेक कर रहा था। उसके होठों पर नखरे की मुस्कान थी। 1 मिनट, क्या इसी ने कल रात मेरी इज्जत ली? और कोई नजर भी नहीं आ रहा। मुझे गुस्सा आने लगा। शायद उसने गौर फरमाया क्या हुआ। वो काफी कंफ्यूज्ड होकर पूछा। जब एक कदम आगे लिया, तुम? मैं चिल्लाने लगी जब मेरा तकिया बिस्तर से उठाई और उसे दे मारा। शायद उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तकिया पहले उससे टकराया और फिर नीचे गिरा। क्या हुआ? इससे पहले कि वह कुछ कहता, एक एक चीज मैं उसके ऊपर फेंकने लगी और वह खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गला फाड़ कर चिल्लाई। रुक जाओ, क्या हुआ? उसने कहा जब मेरे करीब आने लगा। मेरे हाथ में जो सामान था उसे नीचे रख सके। हम दोनों बिस्तर के किनारे खड़े थे। नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। तुमने ऐसा कैसे किया? मैं गुस्से से कही जब उसे धक्का देने लगी। अरे मतलब क्या है? कहने गया जब मुझे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। बात मत करो, तुमने मेरी इज्जत लेने की हिम्मत कैसे की? मैंने कहा और उसे मारने लगी। बहुत ही गुस्से में उसके सीने को मार रही थी। रुक जाओ, उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया ताकि मैं उसे मार न सकूं। एक झटके में उसने मुझे पलट दिया
अब वह मेरे ऊपर था और मैं उसके नीचे दबी थी। मेरी कलाइयों को पकड़कर मेरे सर के ऊपर कर दिया। मैं पूरी जूझ रही थी कि उसके पकड़ से निकल सकूं। मैं एक रनर हूँ, पर शायद इतनी ताकतवर नहीं। इसका एहसास अब मुझे होने लगा था। उसके चेहरे को देखी जिसमें एक शैतानी मुस्कान थी। वह झुककर मेरे करीब आने लगा। उसकी सांस मेरे त्वचा में पड़ने लगी, जिससे अब मेरा हाल बेहाल होने लगा था। मुझे देखने लगा और मैं उन आंखों में खो गई। जाने मन, उसने कहा, और मैं उसे दोबारा से धक्का देने की कोशिश की। चट्टान कहीं के, हटो यहाँ से, मैं जोर से कही और वह ठहाका लगाने लगा। हंसो मत, कल रात तुमने मेरी इज्जत ली, मैं गुस्से से कही। वह मेरे ऊपर था, मुझे दबा रखा था। तो तुम उसे इस बारे में क्या करने वाली हो? उसने पूछा, जब अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दे रहा था। मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूंगी, मैंने कहा, और वह फिर से हंसने लगा। तुम कितनी मासूम हो तुम्हें पता है, एक कमसिन कली। मैं दूसरी ओर देखने लगी, उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी। भाई भी हमेशा मुझसे यही कहता है, मैं मासूम हूँ। अब मासूम कैसे हो सकती हूँ जब उसने मेरी इज्जत ले ली? ये जाने मन क्या हुआ है तुम्हें? उसने पूछा, जब काफी फिक्र से मुझे देख रहा था। उसने मेरे चिबुक को अपने दोनों हाथों में फंसा लिया और मेरे चेहरे को उसकी ओर किया। मैं मासूम नहीं हूँ, मैं धीरे से फुसफुसाई। वह सांस छोड़ा और खड़ा हो गया, बिस्तर के बगल में बैठ गया और मुझे अपने गोद में उठा लिया। मैं निकलने की कोशिश की, पर उसने अपने मजबूत बाजू से मेरे कमर को पकड़ रखा था। मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत आराम महसूस हो रहा था। मैं अपना सर उसके सीने में रखी और अपने हाथों को उसके गर्दन में लपेट लिया। हमारे बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ, उसने कहा जब मैं उसे देखने लगी। क्या सच में? मैंने कहा, और उसने अपना सर हिलाया, जिससे मैं राहत की सांस छोड़ी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कल क्या हुआ था? उसने पूछा। अचानक से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। हाँ याद है, मैं भाग रही थी और वह आदमी मेरे पीछा कर रहा था। मुझे रुकने को कहा था और फिर मैं तुमसे टकराई थी। तुमने मुझे पानी दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। क्या मिलाया था तुमने पानी में? मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है, मुझे लेकर चलो। मैं यहाँ कल कैसे पहुँची? अब मैं चीखने लगी, मेरे अंदर खौफ पैदा होने लगा। अरे अरे शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरी कार जब जंगली इलाके में थी, अचानक तुम मुझे नजर आई थी। मैंने कार रोका और फिर तुम्हारी बात सुनकर मैं पुलिस को कॉल किया था। मैंने तुम्हें बचाया और फिर तुम बेहोश हो गई। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। तभी मेरे पेट से आवाज आने लगी, चलो तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ, उसने कहा। और मेरे खड़े होने के बाद वह भी खड़ा हो गया। ठीक है, मैं फ्रेश हो लेती हूँ, थैंक यू सो मच, कहकर मैं बीच में रुकी क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं मालूम था। आर्यन, मुझे आर्यन कहकर पुकारो, उसने कहा। थैंक यू आर्यन, मेरी मदद करने के लिए, और मुझे माफ करना इन सब उलझन के लिए, मैंने कहा। कमरे को देखने लगी। मैं सारी चीज इधर उधर बिखरा दी थी। कोई बात नहीं जाने मन, ये कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच में बहुत मजा आया इस लड़ाई में, उसने कहा और मेरे गालों को हल्का सा चूमा। मेरे गाल में कुछ होने लगा था जहाँ पर उसने चूमा था। सीधे बाथरूम में आ गई। फ्रेश होकर जब मैं बाहर आई, एक नोट मिला, जाने मन तुम्हारा काम हो जाए तो नीचे आ जाना, आर्यन। मैं उसकी शर्ट को पहनकर बाहर कैसे निकलूं? यह बहुत ही छोटा है। मैं एक टॉवल को लेकर अपने कमर में लपेट लिया। धीरे धीरे मैं नीचे उतरी। कोई बात कर रहा था, फोन की आवाज आ रही थी। मैं उस दिशा में चलने लगी थी और वह मुझे देखकर अपने फोन को काट दिया। जाने मन आकर यहाँ बैठ जाओ, उसने कहा और मुझे बैठने के लिए जगह बना दिया। मैं सर हिलाते हुए उसके पास आकर बैठ गई। इस बात की उम्मीद नहीं की थी जो टॉवल मैंने लपेट रखा था वह खुलकर गिर जाएगा। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं ऊपर देखी तो वो काफी मनोरंजन के भाव से और हवस की दृष्टि से मुझे देख रहा था। मैंने जल्दी से टॉवल उठा लिया। इतनी शर्मनाक चीज होना जरूरी था? मैं सर उठाकर देख नहीं सकती थी। भगवान मेरी मदद करो, मुझे माफ करना, मैंने कहा। क्या तुम माफी क्यों मांग रही हो? आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, टॉवल को वहीं पर छोड़ दो। ठीक है, कहते हुए टॉवल उसको पकड़ा दी और बैठ गई। नंदिनी खाना लेकर आओ, उसने कहा। और जब बैठ गया, एक औरत मध्य वयस्क वहाँ आ गई और हमें खाना देने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और दया का भाव। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं नहीं, बहुत है मेरे लिए, मैंने अपना सर हिलाया और वह चली गई। हम शांति से खाना खाए। अजीब सा माहौल नहीं बना था, मुझे काफी आराम पहुँच रहे थे। ब्रेकफास्ट किया और अब मैं संतरे का जूस पिया। हाथ के पीछे से अपने मुंह पोंछने लगी। देखा तो आर्यन मुझे अब भी देख रहा था। आर्यन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मैंने कहा। हाँ जरूर, उसने कहा। कल रात को मैं जो लहंगा पहनी थी वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, जब तुम बेहोश हो गई थी तुम्हारा लहंगा काफी भारी था। मुझे लगा तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए मैंने निकाल कर रख दिया, उसने कहा। अच्छा, क्या मैं तुम्हारा एक पैंट और बेल्ट उधार ले सकती हूँ ताकि मैं जा सकूँ?
मुझे इस जगह पर वापस जाना है अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। वादा करती हूँ तुम्हें कल ये कपड़े वापस कर दूंगी। मैंने कहा, इस आदमी ने पहले ही मेरे ऊपर बहुत एहसान किए थे और अब मुझे उन्हें ढूंढना होगा। अभी दिन का वक्त है तो मैं बेखौफ उस जंगल में जा सकती हूँ, नहीं तुम नहीं जा सकती। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है मैं नहीं जा सकती? मैं उससे सवाल की, तुम यहीं पर रुक रही हो? उसने जवाब दिया, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ रह रही हूँ। मैंने पूछा, मेरा मतलब तुम यहीं पर रुकोगी और मैं यहाँ पर क्यों रुकूंगी? मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, मुझे अपने परिवार को ढूंढना है। मैं कुर्सी से खड़ी हो गई, डाइनिंग रूम से जाने लगी, घर का मुख्य दरवाजे तक आ गई। यह एक 2 तल्ला बिल्डिंग था जो कि काफी पुराना था। अजीब बात है, कमरे में सारी खिड़कियां बंद थी। अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह इंसान काफी गरीब हो। हालांकि इसने कहा था मुझे बचाया है, पर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देना चाहता। खैर मैं अनदेखा किया और सीधे मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह लॉक था। इसकी चाबी कहाँ है? मैं उसे देखकर चीखी और वह मेरे करीब आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, समझ नहीं आता, जाओ अपने कमरे में जाओ। इतना कहते हुए उसने मुझे अपने गोद में उठा लिया। मैं छटपटाने लगी, उसके सीने में मारने लगी, छोड़ो मुझे। उसने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे उस कमरे तक लेकर आया जहां मैं सोकर उठी थी और फिर मुझे बिस्तर के ऊपर फेंका। मेरे चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। जिस तरह से मुझे देख रहा था, मेरा दिल थम सा गया। मन में कुछ बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। जाते जाते दरवाजा लॉक कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे अच्छे से बात कर रहा था, कहा मेरी इज्जत में हाथ नहीं डाला, पर फिर मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? क्यों मुझे अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए नहीं जाने देना चाहता? आखिर कौन है यह हैंडसम डेविल? मैं अपने कमरे में बैठे बैठे कांप रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, दरवाजा खोलो, कोई आवाज नहीं। जाने कितने घंटे बीत गए और फिर दरवाजा खुला। वक्त, दिन, समय किसी चीज का पता नहीं लग रहा था। जैसे ही वह अंदर आया, मैं उसके ऊपर फिर से टूट पड़ी। मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखे हो? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। इतना कहा था, उसने अपने एक हाथ से मेरे दोनों गालों को उंगली के बीच में दबा दिया और फिर मेरे आंखों में जुनूनी तरीके से देखने लगा। अचानक से उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और मेरे ऊपर आ गया और फिर मेरे होठों को चूमने लगा, बिल्कुल जंगली तरीके से। प्लीज मुझे जाने दो। मैं उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी कि वह रुक गया और मुझे देखकर फिर से हंसने लगा। इशिका, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी आंखों में देखकर कहा, बाहर आ जाओ खाना खाने के लिए। उसने हुक्म सुनाया और बाहर निकल गया। मैं उठकर बैठ गई। अभी क्या हुआ और होठों को ऐसे कैसे चूम सकता है? और क्यों कहा इशिका तुम सिर्फ मेरी हो? क्या उसे मैंने अपना नाम बताया भी था? मुझे खाना तो खाना ही था, तो मैं डाइनिंग रूम में आ गई। ऐसे भी एक कमरे में कैद बिल्कुल पागल हो रही थी। मैं खाना खाई और जूस पी ली, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जा पाती मेरे पैर कमजोर होने लगे। मुझे लगा मैं अभी गिर पड़ूंगी। अपना बैलेंस खो बैठी और तैयार थी कि मुझे चोट लगेगी, पर मेरा शरीर जमीन पर नहीं गिरा क्योंकि आर्यन ने मुझे थाम लिया था। उसने मुझे अपने गोद में उठा लिया और कमरे तक लेकर आया। उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने दरवाजे को बंद कर दिया और मेरे पास आकर लेट गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नशे में हूँ और उसे बड़े गौर से देखने लगी कि उसने अपना एक हाथ मेरे गाल पर रखा और मुझे अपने करीब खींच लिया। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। जब तक मेरी नींद खुली, अपने शरीर के ऊपर कुछ भारी महसूस की। देखी तो आर्यन मेरे बेहद करीब था। वह सो रहा था और अपने पैर मेरे पैर के ऊपर रखा हुआ था। एक हाथ से मुझे थाम कर रखा था। मेरे शरीर में अजीब सी बिजली दौड़ रही थी जब मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। मेरे हाथ उसके गाल तक आ गए थे, पर मुझे याद नहीं मैंने उसे कब हिलाए थे। प्यार से मैं उसे सहला रही थी। अचानक से उसने आंखें खोली और मुझे देखा। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। इससे पहले कि मुझे करीब खींचकर मेरे होठों को फिर से चूमता। मुझसे अलग हुआ। मैंने पूछा, मैं कहाँ पर हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम यहाँ मुझे कैद करके क्यों रखे हो? बताओ ना। सवाल बहुत पूछती हो तुम। बस इस पल के मजे लो जान, कहकर वह मुझे फिर से चूमने लगा। उसकी दाढ़ी मुझे चुभ रही थी। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। मैंने कहा, छोड़ने का ही मन नहीं करता। उसने कहा। इससे पहले कि उठ खड़ा होता, मैं भी एक झटके में उठ खड़ी हुई और जल्दी से उसके पास आकर कही, आर्यन प्लीज, अब कैद नहीं रह सकती। बस इतना बता दो, क्या तुम मुझे किडनैप किया है? आज रात को तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आ गई। कल से ही उसी की शर्ट और अपने अंडरगारमेंट में थी।
उसने मुझे एक पैकेट पकड़ा दिया। आज इसे पहनकर तैयार रहना। कुछ समझ नहीं पाई थी। इस वक्त नाश्ता करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में मेरा दम घुट रहा था क्योंकि घर के बाहर कुछ भी नजर नहीं आता था। घड़ी नहीं थी, कोई खिड़की नहीं थी। यह क्यों लेकर आया मुझे और मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? आर्यन आखिरकार है कौन? मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? यह सारे सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। मैं पैकेट निकाल कर देखी तो उसमें मेरी गुलाबी लहंगा था जो उस शाम मैंने पहनी थी। आखिर मुझे वह पहनकर तैयार रहने को क्यों कहा है? उससे मेरे सवाल का क्या वास्ता? जब रात का डिनर के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी, आर्यन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपने कमरे में आकर मैं तैयार हो गई। कुछ देर बाद आर्यन भी कमरे के अंदर आ गया। एक पल को मुझे देखकर बिल्कुल चौंक गया था। अगले ही पल नौकरानी कमरे के अंदर आ गई। वह कुछ सामान लेकर आई। मैं बिल्कुल हैरत में थी। मैं बेड पर चुपचाप बैठ गई। आर्यन ने दरवाजा बंद कर दिया और घर के कोने में एक कैमरा सेट कर रहा था। यह सब क्या है आर्यन? वह कुछ नहीं कह रहा था, बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही पल में मेरे करीब आने लगा। आर्यन, यह सब क्या है? तुमने कहा था सवालों का जवाब दोगे। मैंने कपड़ा भी पहन लिया, बताओ अब। मैं तिलमिला उठी। शांत हो जाओ जाने मन, उसने कहा इससे पहले कि मेरे करीब आता। उसने मेरे कमर को पकड़ा और मुझे खींचकर बिस्तर के ऊपर बैठाया। अचानक से कुछ रस्सी निकाली और मेरे हाथों को बांधने लगा। आर्यन, यह क्या है? उसने कुछ पल में मुझे बिस्तर के साथ बांध दिया। मैं छटपटा रही थी। मैंने देखा तो उसके अंदर एक जुनून सवार था। इशिका, आज मैं तुमसे अपना इंतकाम लूंगा, उसने कहा, जिससे एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ी। उसने मेरे ब्लाउज की डोरी को पकड़ा और खींच लिया और एक एक करके ब्लाउज के बटन खोलने लगा। आर्यन, प्लीज रुक जाओ, क्या कर रहे हो? उधर देखी तो कैमरा में रिकॉर्डिंग चालू था। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। हाथ बंधे हुए थे पर शरीर को हिलाकर मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे ब्लाउज को खोलने के बाद उसने मेरे ब्रा की हुक खोल दी और उसे ऊपर उठा दिया। मेरे चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गया। कभी किसी मर्द के इतने करीब नहीं आई। किसी ने मेरे खुले हुए सीने को आज तक नहीं देखा था। उसकी आंखें मेरे सीने के साथ टिक गई। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे त्वचा में रेंगने लगे। वह मेरे पेट में आ गया और मेरे पेट को अपने मुंह से चूमने लगा, इस तरह से कि मैं बुरी तरीके से कांप रही थी। मैं मदहोश होने लगी। उसके एक स्पर्श से जैसे कि कोई जादू हो रहा हो। छटपटाना बंद कर दिया। मैं और चाहती थी और मेरा मुंह से हल्की हल्की सिसके निकलने लगी। जब तक उसके हाथ मेरे उभार तक पहुंचे, मैंने एक भारी सांस छोड़ा। मुझे इस हाल में देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। वह धीरे से पीछे हट गया, जाकर कमरे की रिकॉर्डिंग को बंद कर दी। कैमरा लेकर कमरे से बाहर चला गया और मैं उसी हाल में वहीं पर बंधी पड़ी थी। मेरी जान सूख गई, यह सोच सोच कर कि आखिर यह क्या हो रहा है। कुछ ही देर में वह दोबारा से कमरे में आ गया, मेरे ऊपर आ गया और फिर मेरे ब्लाउज को बंद करने लगा। मेरे हाथ की रस्सी को खोल दी। मेरे हाथ जैसे ही आजाद हुआ, मैंने अपने हाथों से उसके गर्दन को पकड़ लिया और दबाने लगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, गुस्से से चीखी। उसने अपने हाथों से मेरे हाथों को पकड़ लिया और खुद को आजाद किया, इससे पहले कि मेरे ऊपर आकर मेरे होठों को बेदर्दी से चूमना शुरू करता। उसके चेहरे के भाव अब बिल्कुल बदल गए थे। पहले जैसे चूम रहा था वह बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसकी आंखों में अब मुझे गहरी हवस नजर आने लगी। वह मेरे निचले होठों को चूसने लगा और मेरे मुंह के अंदर अपनी जीभ डाल दिया। उसके किस में मैं खोती चली गई। मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। यह तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? उसने अपने हाथों से मेरे बालों को पकड़ लिया और हल्के हल्के खींचने लगा। वह पूरी तरीके से बेकाबू होने लगा था। वह चूमता हुआ मेरे गर्दन के पास आ गया, बिल्कुल गीले तरीके से किस कर रहा था, इससे पहले कि वह मेरे कपड़े दोबारा से उतारने लगता। एक एक करके उसने सारे कपड़े उतार दिए, खुद की शर्ट को उतार फेंकी। उसका मजबूत सीना मेरे नाजुक शरीर से टकराया और हमारे बीच में गर्मी पैदा होने लगी। मेरे पूरे नस नस में खून तेजी से दौड़ रहा था। मैं पैरों के बीच में अनोखा एहसास महसूस करने लगी। मेरे पेट को चूमता हुआ वह नीचे मेरे मूल तक आ गया। उसकी जीभ अपना जादू चला रही थी। मैं जोर जोर से सिसकी ले रही थी, जब तक अपने शरीर में एक जोरदार झटका महसूस नहीं किया। धीरे धीरे शांत होने लगी। वह मुझसे दूर हुआ और हाँफने लगा। अब रुका तो खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुद को शांत करना होगा, उसने कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। जब मैं दरवाजे तक गई, दरवाजा बाहर से लॉक था। आखिर यह क्या हो रहा है? कुछ देर बैठी बैठी मैं वहीं पर कांप रही थी और उसके बाद वहीं लेट गई। जब मेरी आंखें खुली, दिन रात का पता नहीं। बाथरूम गई तो पता चला सुबह हो चुकी है। दरवाजा अभी लॉक था। मैं दरवाजा पीटने लगी। कुछ देर में दरवाजा खुला और आर्यन मेरे सामने था। उसकी आंखों में मैं बिल्कुल बेबस होकर देख रही थी। अब मेरा दम घुटने लगा था। मैं उसके करीब आ गई। उसके गिरे
भगवान को पकड़ लिया, प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दो, तुम मेरी इज्जत ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी यूँ परेशान होकर नहीं बिता सकती जब मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज मैं अपना हाथ जोड़ती हूँ। उसके पैर पड़ने लगी, मुझे आजाद कर दो, सब ले लो मेरा। मैं उसके पैर पकड़कर नीचे बैठी हुई थी और वह चुपचाप मेरे सामने खड़ा था। कुछ देर बाद उसने कहा, चलकर खाना खा लो। मैं खड़ी हो गई, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, इस घर में कैद रहने से अच्छा है मैं भूखे प्यासे अपनी जान दे दूंगी। अपने कमरे में आ गई। मैं सोच लिया था अब यही मेरा आखिरी फैसला था, अगर मौत से मैं आजाद हो सकती हूँ तो वही सही। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। कई बार मेरे सामने खाना लेकर आया था पर मैंने उसे वापस भेज दिया। क्या हाल हो गया था मेरा। मैं अपने पापा की परी थी। मेरे पापा एक बहुत रईस बिजनेसमैन है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी हमारी जो कि गांव से थोड़ी बाहर थी। मैं पास वाले शहर में स्कूल जाती थी जो कि वहाँ की सबसे बड़ी प्राइवेट स्कूल है और मेरे भैया पास के शहर में कॉलेज में पढ़ते हैं। वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला था, कभी ऐसी दुख तकलीफ नहीं देखी थी। हमारा घर बहुत ही बड़ा है, ऐसा गंदा नहीं जिसमें मुझे कैद करके रखा था। ना कोई खिड़की ना कुछ, घर के अंदर न हवा आती न सूरज की रोशनी। इसी वजह से एक अजीब सी बदबू थी। अभी 2 दिन नहीं हुए थे मुझे आए हुए, मेरा शरीर एकदम फीका पड़ गया था। ऊपर से उसने मेरा वीडियो बनाया, जाने क्या करेगा, ऑनलाइन डाल देगा, क्या करेगा। ऐसे मैं बाहर निकल भी जाऊं, क्या मैं इज्जत से जी पाऊंगी। पर वह किसी इंतकाम की बात कर रहा था। कैसा इंतकाम। मेरे पापा की फैक्ट्री में गांव की औरतें काम करती थी। कपड़े की फैक्ट्री थी और वह सिलाई करती थी। काफी रोजगार मिला था, सब कुछ इतना अच्छा था। काश उस सफर में ना निकले होते, उसे शादी में ना जा रहे होते और डाकुओं ने हमला नहीं किया होता। वह डाकू ही मुझे पकड़ लेते, शायद मेरा इससे अच्छा हाल होता। इस इंसान पर मैं भरोसा किया था और उसने मेरा गलत फायदा उठाया। आखिर आर्यन ऐसा क्यों किया, घटिया इंसान कहीं का। फिर से आर्यन मेरे कमरे में आ गया। देखो सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, रात को कुछ खाकर सो जाओ, उसने कहा। और मैं उसे देखी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है, रात या दिन है, तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मैं चिल्लाई। मैं वहीं पर लेट गई। पूरे 24 घंटे हो गए मैंने कुछ नहीं खाया और सुबह भी हो गई, पानी तक नहीं पिया था। अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। कब तक मुझे ऐसा रहना होगा, मैं सोचने लगी। मुझ में जान नहीं बची थी कि मैं बिस्तर से भी उठूं, क्योंकि मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। कल की तरह आज सुबह भी आर्यन फिर से कमरे में आ गया, अपने हाथ में खाना और जूस लेकर। इशिका खाना खा लो, उसने कहा। तुमने बताया नहीं, तुम मुझे कैसे जानते हो। मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से कह पाई, आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे। मुझे तो याद नहीं मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो। तुम महलों की रानी, तुम्हें कैसे मालूम चलेगा, उसने कहा। पर अगर तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मैं उसे देखने लगी। कहाँ लेकर चलोगे, क्या मैं तुम पर भरोसा करूं? तुम बहाने से खाना खिलाना चाहते हो। नहीं खाऊंगी, मैं नखरा दिखाते हुए कही। उसने सांस छोड़ी और फिर मुझे खड़ा करके मेरे कपड़े ठीक करने लगा, इससे पहले कि मेरा हाथ पकड़ता और खाने को दूसरे हाथ से और मुझे लेकर मुख्य दरवाजा खोल दिया। तेज रोशनी मेरी आंखों से आकर टकराई। शायद दोपहर हो गई थी। मैं अपनी आंखें छोटी करने लगी और वह मुझे सामने अपनी कार में लेकर जाने लगा। दरवाजा खोलकर अंदर बैठने को कहा और मेरे हाथों में खाना पकड़ाया। खाओ फिर लेकर जाऊंगा। इशिका खा क्यों नहीं रही, झुंझलाहट के साथ कहा, इससे पहले कि ड्राइवर की सीट तक आता। अब वह मुझे अपने हाथ से निवाला तोड़कर खिलाने लगा। मुझे भरोसा हुआ कि वह मुझे कहीं लेकर जाएगा। मैं खाना खाने लगी और पानी भी पी लिया और फिर वह अपनी कार स्टार्ट किया। कार का दरवाजा लॉक था तो मैं खोलकर भाग भी नहीं सकती थी और भागना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरे सवाल के जवाब चाहिए थे जो वह देने का वादा किया था। कार उस जगह से निकलकर मेन रोड तक आई। तब मुझे समझ में आया मैं कहाँ पर हूँ। उसी जंगल के भाग पर थी जहाँ डाकुओं ने मेरे ऊपर हमला किया था और उसकी ओर देखने लगी। वह सीधे रास्ते को देख रहा था। क्या तुम डाकू के आदमी हो, मैं अचानक से पूछी। उसने जोर से सांस छोड़ी, कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक आम गांव वाला हूँ। थोड़ी देर बाद कहा, तो फिर मुझे किडनैप क्यों किया? इशिका अपना मुंह बंद रखो और मुझे गाड़ी चलाने दो, उसने कहा, जिससे मैं चुप हो गई। थोड़ी देर के अंदर ही वह गांव के अंदर मुझे लेकर आया। मुझे एक घर के अंदर ले आया जहाँ ढेर सारी औरतें थी, देख रही थी। यह क्या है आर्यन? यह वो औरतें हैं जो तुम्हारे पापा की फैक्ट्री में काम करती है। हाँ तो क्या हुआ, मैं पूछी।
हमारे ऊपर हमला का क्या मतलब? और औरतें हैं जिसके साथ तुम्हारे पापा गलत काम करते हैं, ऊपर से सिलाई का फैक्ट्री दिखा रखा है। इन औरतों का वीडियो बनाकर एक अलग ही कारोबार चला रहे हैं और तुम उन्हीं पैसों में आराम कर रही हो, आर्यन ने कहा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। जो कह रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तुम झूठ कह रहे हो। झूठ कह रहा हूँ? इतनी सारी औरतें हैं, सब झूठ कह रही हैं। मेरी बहन भी कहकर एक लड़की को मेरे सामने लेकर आया। वह मेरी बहन है, नई नई फैक्ट्री में काम लगा था। जब मैं गांव में आया देखा उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उतर गया था। उसे कई बार रोता हुआ पाया। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके उसने मुझे अपनी सच्चाई बताई और फिर सारी औरतों से धीरे धीरे सच्चाई मालूम चला। कोई डाकू तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया था, वह गांव वाले थे। जो सलूक तुम्हारे पापा ने दूसरे की बहू बेटियों के साथ करता था, वही सलूक हम उसकी बेटी के साथ करना चाहते थे, उसने कहा। और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी तुमने वीडियो बनाया, उसे ऑनलाइन डाल दिया। मैं जोर से चीखी, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तुम्हारे पापा की तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। वीडियो तुम्हारे पापा को दिखाने के लिए बनाया था ताकि उसे धमकी दे सकूं। उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। कल शाम को यह सारी औरतें उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। अब तुम्हारे पापा को कोई भी नहीं बचा सकता, उसने कहा। और अब मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। ऐसे ही मैं कल से कमजोर थी, मैं गिर जाती इससे पहले ही आर्यन ने मुझे थाम लिया। मैं उसके सीने में अपना सर रखकर रोने लगी। मुझे सचमुच इस बारे में कुछ नहीं पता था। सोच कर ही मुझे अपने पापा पर घिन आ रही है, मैं कही। जब मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा था, क्या मेरी माँ, उन्हें सब कुछ पता था? मैं पूछी। हाँ, तुम्हारी माँ और भाई भी शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। बस तुम थी जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसी बात का इंतकाम तुम लेना चाहते थे? मैं पूछी। हाँ, उसने जवाब दिया जब मुझसे नजरें हटा ली। ओके, अब मैं जा सकती हूँ, मैं जोर जोर से रोते हुए कही। जब उसके साथ बिताए हुए लम्हे मुझे याद आने लगे। उसने कुछ नहीं कहा। उन सारी औरतों से हाथ जोड़कर माफी मांगा। अपने परिवार की तरफ से अंदर ही अंदर बहुत टूट गई थी। सही से कदम उठते ही नहीं। मुझे पता था मेरा यहाँ कोई काम नहीं। किसी तरीके से मैं लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से निकल गई। चलते हुए मेन रोड तक आ गई थी। मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, मेरी कहाँ मंजिल है। पीछे से मुझे हॉर्न की आवाज आई। मुड़कर देखी तो आर्यन की गाड़ी सामने खड़ी थी। वह कार से उतरकर मेरे पास आ गया, अपने हाथ मेरे गालों में रखे। उसके होंठ मेरे होठों से टकराए। जुनून के साथ मुझे चूमने लगा। मैं अपने हाथों को उसके गर्दन में रखकर कसकर थाम लिया और वह मेरे कमर को पकड़ रखा था। कहाँ जाओगी तुम इशिका? उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने जवाब दिया। मेरे साथ चलो, मैं शहर में रहता हूँ, क्या मेरे साथ जिंदगी शुरू करोगी? उसने पूछा और मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। आई लव यू बेबी, आई एम सो सॉरी, उसने कहा जब फिर से मेरे गाल को हल्के हल्के चूमने लगा। मैं उसकी बाहों से लिपट गई। क्या सच में प्यार करते हो? मेरे साथ जिंदगी बिताओगे? मैं पूछी। हाँ, जिंदगी बिताऊंगा, उसने कहा और फिर मुझे गोद में उठा लिया। हम उसके कार तक आ गए। एक नए सफर की शुरुआत हो गई, प्यार का सफर जिसमें हमने अपना तन मन जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया। इशिका और आर्यन हमेशा के लिए एक हो गए। जब मेरे मम्मी पापा और भाई जेल से रिहा हुए, मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मेरे अपने घर वालों ने मुझे बहुत जख्म दिए थे, जो धीरे धीरे आर्यन के प्यार से भर गया था और हमारी जिंदगी में नई खुशियाँ आई थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।